प्रिय विद्यार्थियों, एसआई भर्ती का विज्ञापन जिसकी सबको बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा थी, वो विज्ञापन लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी हो गया। ये परीक्षा लोक सेवा आयोग लेने जा रही है, ध्यान रखें। साथ ही हमारे वो विद्यार्थी जिन्होंने एसआई की पिछली परीक्षा के परिणामों का इंतजार लंबे समय तक किया है, उनके लिए भी ये एक अच्छी बात है कि उनका भी परिणाम हाईकोर्ट ने भी निर्देश दे दिया है। और ये विज्ञापन ही अपने आप में बता रहा है कि ये विज्ञापन अपने आप में इस बात को बता रहा है कि इस विज्ञापन से नई भर्ती शुरू होगी और पिछली भर्ती का परिणाम भी आएगा। जो अभ्यर्थी किसी कारण से पिछली बार की परीक्षा में पद नहीं पा सका, कुछ और उससे अपेक्षाएं रह गई, वो अपनी तैयारी में भिड़ जाएगा। मैं आपको इस छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की भर्ती और इसकी प्रक्रिया के बारे में बहुत विस्तार से बता रहा हूं, बहुत गंभीरता से मैं बता रहा हूं। कारण क्या है, ये 300 से अधिक पद हैं और विद्यार्थियों के करियर का सवाल रहता है। फॉर्म भरने से लेकर वो अन्य कई जगहों पर कदम कदम पर गलतियां करते हैं और बाद में हम लोगों से आकर के डिस्कस करते हैं। तो आप शुरू से सजग हो जाइए, आप जानते रहिए, समझते रहिए कि आप किस तरीके से इस परीक्षा की तैयारी में आज से जुट जाएं और आवेदन फॉर्म भरते समय आपसे क्या गलतियां नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले देखिए, ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 23/10/2024 से 21/11/2024, मतलब 23/10 अक्टूबर में 23 तारीख से आप आवेदन करना शुरू कर सकते हैं और ये आवेदन करने की अंतिम तिथि 21/11/2024 तक है। 21/11/2024 रात्रि 11:59 तक। तो पहली बात याद रखें, जो विद्यार्थी गंभीर हैं वो लास्ट डेट 21 नवंबर का इंतजार मत करें। हड़बड़ाहट में, वो भी ऑनलाइन की प्रक्रिया में फॉर्म भरना, सर्वर से संबंधित समस्याएं, बहुत सी बातें आती हैं। तो आप परीक्षा दिलाना चाहते हैं, इच्छुक है, हर प्रकार से इलिजिबल हैं, तो आप समय सीमा के अंदर फॉर्म भरें और फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की गलती ना होने पाए, इसका ध्यान रखें। और गलती होती है तो त्रुटि सुधार कर लें, इसका ऑप्शन भी आएगा। विज्ञापित पद हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन एवं निर्धारित तिथि तक ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। मतलब आप ये देख लीजिए कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं। एक बात और बता रहा हूं कि मैं केवल आपको प्रक्रिया नहीं बता रहा हूं, इस बार मैं आपके लिए पहले से ज्यादा कमिटेड हूं। यूट्यूब के माध्यम से पटेल ट्यूटोरियल में एसआई की क्लासेस जारी रहेंगी, चलेंगी हमेशा की तरह। साथ ही मैं अपने चैनल में भी आपको प्रतिदिन प्रयास करूंगा कि जीएस जहां से शुरू हो रहा है वहां से प्रारंभ करके बहुत दूर तक सिलेबस का एक बड़ा हिस्सा आपको कवर कराते हुए मैं आपकी तैयारी में प्रामाणिक तरीके से मददगार साबित हो सकूं ऑनलाइन रूप से, क्योंकि मैं पहली बार अपने चैनल के माध्यम से आ रहा हूं आपके पास। तो मेरा यह प्रयास रहेगा। तो हम इसको पहले अभी समझते हैं। उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा पोर्टल शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। उपरोक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन आपको डेट दिया गया है कि 23/10/2024 को 12 बजे से 21/10/2024 रात्रि 11:59 तक ही उपलब्ध रहेगा। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद 22 नवंबर से 24 नवंबर के बीच में कर सकते हैं। याद रखिएगा, त्रुटि सुधार का आपको मौका मिलेगा 22 नवंबर से 24 नवंबर। एक तो गलती मत हो, दूसरा गलती होगी तो जरूर सुधारें। यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि की गई हो तथा निःशुल्क त्रुटि सुधार के समय भी उसे सुधारा ना गया हो, तो ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों में सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य दिनांक 25/11/2024 को मध्याह्न 11 बजे से 27/11 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार हेतु 500 रुपए शुल्क लिया जाएगा। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन किया जा सकेगा। मतलब आपको गलती हुई, निःशुल्क सुधारने का अवसर मिल रहा है 22 से 24 के बीच, और उसके बाद भी गलती हो गई तो फिर से आपको, मतलब आपने सुधार नहीं पाया, तो आपको एक बार अवसर मिल रहा है 25 से
27 नवंबर के बीच, लेकिन इस बार 500 रुपए आपसे फीस ली जाएगी। सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात त्रुटि सुधार संबंधी अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा स्वयमेव निरस्त माना जाएगा। इस संबंध में विस्तृत सूचना जारी की गई थी जो आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है। उम्मीद है सातों पॉइंट आप समझ गए हैं। अब कितने पद आए हैं तो देखिए, सूबेदार के पद कितने हैं। अनारक्षित में 8, फिर अन्य आरक्षित वर्ग में होते हुए आपको 19 पद दिख रहे हैं सूबेदार के। एसआई के पद कितने हैं तो निश्चित रूप से सबसे ज्यादा रहेंगे, 278 हैं, और अनारक्षित में 117 हैं। फिर विशेष शाखा में पद कितने हैं, 11 हैं स्पेशल ब्रांच में। प्लाटून कमांडर में कितने पद हैं, 14 पद हैं। और उप निरीक्षक फिंगरप्रिंट में 4 पद हैं। उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज 1 पद है। उप निरीक्षक कंप्यूटर 5 पद हैं और उप निरीक्षक साइबर क्राइम में 9 पद हैं। इस तरीके से कुल 341 पद हैं। तो एक बड़ी भर्ती है और सबको मेहनत करने का, आगे बढ़ने का अवसर है। आयोग को इस भर्ती प्रक्रिया को दे दिया गया है, लोक सेवा आयोग को, और सभी प्रकार की समस्याओं को, सभी प्रकार के प्रश्नों को जो पिछली भर्ती प्रक्रियाओं में अनुत्तरित से रह गए थे, विवादित रह गए थे, इन सब को दूर करके सही तरीके से शीघ्र इस भर्ती को करने के लिए सरकार कमिटेड है, कटिबद्ध है। सब कुछ अच्छा होगा ऐसा हम मान करके अपनी तैयारी, अपना अध्ययन, अपने काम शुरू करते हैं। पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है, सामान्य तौर पर पद बढ़ते ही हैं। आवेदक, अब इसकी शर्तें क्या क्या है। आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है, तो ये पहली शर्त है। परीक्षा योजना परिशिष्ट 1, पाठ्यक्रम परिशिष्ट 2 एवं ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी परिशिष्ट 3 में उल्लिखित है। ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षा फल घोषित होने के बाद भी अनर्ह पाया जाता है तो उसके द्वारा की गई कोई भी जानकारी यदि गलत पाई जाती है तो उसका परिणाम निरस्त किया जा सकेगा। बार बार आयोग आपको समझा रहा है, आप अपनी एलिजिबिलिटी देख लें और सही जानकारी दें। फिर पद का नाम और उनकी वेतन सेवा के संबंध में जानकारी दी गई है कि सूबेदार का पद है, इसका वेतन मैट्रिक्स लेवल 8 पे आता है, तो भी ये अराजपत्रित पद है। फिर सूबेदार उप निरीक्षक विशेष शाखा प्लाटून कमांडर का पद है, फिंगरप्रिंट का पद है, पहले ही बता चुका मैं। उप निरीक्षक कंप्यूटर, उप निरीक्षक साइबर क्राइम का पद है। यहां पर फिर आप शारीरिक अर्हता जो है उसको ध्यान से देखें। यहां पर भी आपके मन में पता नहीं कैसा डाउट रहता है, हाइट कितनी होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर या उससे अधिक। तो पहले आप अपनी हाइट को चेक कर लें, नाप लें, किसी योग्य व्यक्ति से, किसी प्रशिक्षित व्यक्ति से मदद ले लें हाइट को नापने में। 168 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 153। ये योग्यता आप पूरी कर रहे हैं कि नहीं, बाद में आप परेशान होते रहते हैं। यदि आपकी हाइट ही नहीं है तो फिर आप निरर्थक मत जूझें, अपनी शक्ति का संचय करें, किसी और जगह उसको लगाएं। सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर। अभ्यर्थी का सीना फुलाने और बिना फुलाने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना आवश्यक है। यानी आप जब सीना फुलाएंगे उस समय 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए। इस विषय पर किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। महिला अभ्यर्थी इस शारीरिक अर्हता से मुक्त होंगी। तो याद रखिए, ये महिलाओं के लिए लागू नहीं है। अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से दिव्यांग नहीं होना चाहिए। उसके बाद अभ्यर्थी में नॉक नी, घुटनों का जुड़ना और फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। बार बार इस पर भी आप जोर देकर चेक कर लें। नॉक नी की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। साथ ही अभ्यर्थियों को चिकित्सकीय दृष्टि से योग्य होना चाहिए। मेडिकल होगा, मेडिकल में आपको फिट साबित होना पड़ेगा। अभ्यर्थी को आंखों से संबंधित कोई रोग नहीं होनी चाहिए। आंखों की दृष्टि बिना चश्मे के एक आंख की 6/6 और दूसरे आंख की बिना चश्मे की 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए। चश्मा लगाते हैं नहीं लगाते हैं ये नहीं लिखा गया है, आपका विजन 6/6 का होना चाहिए बिना चश्मे का, और दूसरे आंख का 6/9 से होना चाहिए। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें, मुख्य रंगों का भेद करने में अभ्यर्थी सक्षम होना चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस आपको है कि नहीं चेक कर ले।
यदि कलर ब्लाइंडनेस है फिर आप मत जूझें इस परीक्षा में। परिवीक्षा अवधि, यदि आपका चयन होता है तो चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी। अब महत्वपूर्ण नोट जिस पर वो आपका ध्यान चाह रहा है, अभ्यर्थी के पास उपर्युक्त आवश्यक शैक्षणिक अर्हता, अनुभव एवं अन्य समस्त अर्हताओं का प्रमाण पत्र प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के निर्धारित अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है। मतलब आपकी समस्त डिग्रियां उस समय से पूर्व की होनी चाहिए जब आप आवेदन कर रहे हैं, बाद में आप मत हड़बड़ाएं। ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है। यानी आपको आवेदन पत्र तो सिंपल ऑनलाइन करना है, बाद में इन सब प्रमाण पत्रों की चेकिंग की व्यवस्था की जाती है। निर्धारित आयु सीमा, ये बहुत ध्यान से आपको समझना है आयु सीमा, कि आयु सीमा कितनी दी जा रही है। अब ये कब से कैलकुलेट होगी ये भी यहां पर स्पष्ट लिख रहा है। अक्सर लोगों के मन में डाउट आता है, बच्चे आके मिलते रहते हैं पीएससी में, हम कब बैठेंगे, 21 साल के कब होंगे। देखिए जब विज्ञापन निकलता है तब क्लियर होता है। अभ्यर्थी की आयु सीमा 1/1/2024 को 21 वर्ष से कम और 28 वर्ष से अधिक ना होनी चाहिए। यानी 1 जनवरी 2024 को आपका 21 वर्ष हो जाना चाहिए। अब 21 से कहां तक, अधिकतम न्यूनतम 21 और अधिकतम 28, पर ये अधिकतम आयु सीमा बढ़ते जाएगी। अधिकतम आयु सीमा में बहुत प्रकार की छूट दी गई है, इस छूट को आपको ध्यान से पढ़ना है, बहुत जरूरी है इस छूट को पढ़ना। अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है और इसमें छूट में भी और छूट है। कैसे, देखिए, यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी क्रीमी लेयर ना रहे, अन्य पिछड़ा वर्ग में गैर क्रीमी लेयर का रहे, तो उच्चतम आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दे दी जाएगी। यानी आप एसटी, एससी और ओबीसी के हैं तो आपको 5 साल की एक्स्ट्रा छूट, 28/5/33। उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों अथवा रह चुके हों किंतु उन्हें शासकीय सेवा के अयोग्य न ठहराया गया हो, उन्हें नीचे दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए आयु में छूट दी जाएगी। अब अलग अलग प्रकार के जो शासकीय सेवा करने वाले हैं उनको कैसी कैसी छूट मिलेगी, इसको बहुत ध्यान से शासकीय सेवक लोग पढ़ें। इस कॉलम को मैं अभी विस्तृत चर्चा में नहीं ले रहा हूं। शासकीय सेवा से, इस सेवा में आने वाले, शासकीय सेवा छोड़ चुके और इस सेवा में आने वाले लोग खुद ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। मेरा जोर ऐसे विद्यार्थियों पर है जो पहली बार इस परीक्षा में बैठ रहे हैं, उनसे गलती ना होने पाए। फिर देखिए, महिलाओं को लेकर के आप अच्छे से समझें। विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 35 वर्ष तक शिथिलनीय होगी। अब देख लीजिए, आपके मन में पहले ही पॉइंट आ जाता है कि आयु सीमा तो 28 है, लेकिन देखिए आयु सीमा एसटी, एससी, ओबीसी के लिए 33 हो चुकी है। एसटी, एससी, ओबीसी के बाद महिलाओं के लिए भी आयु सीमा बढ़ गई, लेकिन कंडीशन है, सामान्य तौर पे महिलाओं के लिए 28 है, लेकिन ये सामान्य तौर पर, लेकिन यदि वो एसटी, एससी, ओबीसी की महिला है तो पुरुष महिला सबके लिए आयु सीमा वहां पर बढ़ गई। और लेकिन और उसके बाद भी एक्स्ट्रा बढ़ जा रहा है यदि महिला विधवा है, परित्यक्ता है या तलाकशुदा है। हाँ, आगे आप देखेंगे, इस विज्ञापन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इसका ये तो आयोग के साइट पे उपलब्ध है और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी इसका पीपीटी अवेलेबल कराऊंगा। आपके द्वारा बार बार प्रश्न आता है कि आप जो बताते हैं उसका पीपीटी कहां मिलेगा, तो मेरे ही टेलीग्राम चैनल पर जो रविंद्र तिवारी के नाम से है, सभी चीजों का आप पीपीटी देख सकते हैं। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम के अधीन अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के लिए भी उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट है। विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं को प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। कहां से देना पड़ेगा, कैसे देना पड़ेगा, यह भी इसमें बताया गया है। ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम मंडल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा 36 वर्ष की आयु तक शिथिलनी होगी। और जिनको पुरस्कार मिला है, राजीव पांडे सम्मान, गुंदाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान, उनको भी 5 साल की छूट है। और भी एक विशेष बात लिख रहा है यहां पर, नोट करके इसको भी आप समझिएगा। छत्तीसगढ़ शासन के आदेश क्रमांक द्वारा भर्ती प्रक्रिया में केवल एक बार के लिए निर्धारित आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट का शिथिलीकरण करते हुए
आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। सभी छूटों को मिलाकर आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो क्या इसको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, मैं अभी इसे ध्यान से नहीं देखा हूं। फॉर्म भरने से पहले देख लें कि क्या पूरी आयु सीमा ही तो नहीं बढ़ा दी गई है एक बार के लिए, ऐसा कुछ यहां पर कहा जा रहा है। तो आप देखें जिनकी आयु ज्यादा हो चुकी है कि आयु सीमा में कितने प्रकार से और कैसे कैसे छूट है और क्या वो उस छूट के पात्र हैं। इसके बाद आपको आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना पड़ता है, जिसको कैसे प्रस्तुत करना है, क्या करना है, यह भी दिया गया है। यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो और अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आता हो तो उसे सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बार बार स्पष्ट शब्दों में लिख करके दे रहा है, स्थायी जाति प्रमाण पत्र आपको देना होगा। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के विवाहित महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता का नाम लगा जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। देख लीजिए जो महिलाएं हैं, और यदि नहीं प्रस्तुत करेंगे तो मान्य नहीं होगा। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ केवल गैर क्रीमीलेयर होने पर दिया जाएगा। ओबीसी के लिए तो यह शर्त है ही, गैर क्रीमीलेयर होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रीमीलेयर के अंतर्गत मान्य किए जाने हेतु आवेदन करने की तिथि से पिछले 3 वर्ष के भीतर जारी किया हुआ आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। विज्ञापन के 3 वर्ष के भीतर का, बात भी समझ लेना। पुराना आय प्रमाण पत्र रखे हैं, आप उसको नवीनीकृत नहीं कराए हैं, आपने बनवाया ही नहीं है, आप हड़बड़ा रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। इस कंडिका को भी ध्यान से पढ़ें, आप इसे बहुत अच्छे से समझें। जिन अभ्यर्थियों के पिता की मृत्यु हो गई है उन्हें माता के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र तथा माता एवं पिता दोनों की मृत्यु हो गई है तो स्वयं अथवा अभिभावक के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस कॉलम को भी देख लें। अब यदि आयु सीमा में छूट चाहते हैं तो आपको कौन कौन से दस्तावेज देने पड़ेंगे, इसको भी ध्यान से घर में पढ़िएगा। इन सब चीजों को जब आप पढ़ेंगे तभी आप जानेंगे कि आप योग्य हैं नहीं हैं, आपको छूट चाहिए तो आप किस तरह से अपने आप को सावधानी से इस चीजों में लाइए। यदि आपके ऊपर आपराधिक नियोजन है, आप दोषी पाए गए हैं तो क्या प्रक्रिया होगी, ये भी पूरी तरीके से समझाया गया है। इन चीजों को भी आप अच्छे से जानिए। क्या है आपराधिक अभियोजन? विद्यार्थी अक्सर परेशान रहते हैं, क्या आपराधिक अभियोजन है? ऐसे अभ्यर्थी जो आपराधिक अभियोजन के लिए दोषी ठहराए गए हैं, कैसे? जिसने साक्षात्कार में गलत तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो, पर रूप धारण इंपर्सोनेशन किया हो, किसी व्यक्ति से पर रूप धारण कराया हो, फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किए हो, चयन के किसी भी स्तर पर असत्य जानकारी दी हो, अनुचित साधन अपनाया हो, कर्मचारियों को परेशान किया हो जो परीक्षा संचालन में लगे हों, प्रवेश पत्र में दी गई हिदायतों को लेकर के केंद्राध्यक्ष की बातों का उल्लंघन किया गया हो, परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी तरीके से दुर्व्यवहार किया हो। इसके अलावा आपको मोबाइल फोन संचार यंत्र से संबंधित प्रतिबंधों का पालन करना है। तो ये सब चीजें आप जाने, देखें, समझें। इस वीडियो को बनाने का मेरा पहला और आखिरी उद्देश्य है कि आप क्या करें, फॉर्म को भरने से पहले सारी जानकारियों को पहले पढ़ लें। प्रारंभिक परीक्षा का केंद्र आपको चुनना रहेगा, प्रारंभिक परीक्षा के केंद्र कहां कहां है देख लें। इसके बाद प्रारंभिक परीक्षा के केंद्र बहुत सी जगहों पर है, परीक्षा के केंद्र 33 जगहों पर दिए गए हैं और ये केंद्र बढ़ाए भी जा सकते हैं। फिर फिजिकल शारीरिक माप का मान, शारीरिक दक्षता परीक्षा कौन कौन से जिले में होगी, सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, रायपुर, राजनांदगांव, और इनका कोड आपको देखना है। मुख्य परीक्षा का जिला आप क्या चुनेंगे, सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, रायपुर, इसका कोड आप देखेंगे। तो इन सब चीजों को देख करके आप फॉर्म भरिए। फिर अगला सेक्शन इस पे रहेगा पाठ्यक्रम को लेकर। परीक्षा में ये एसआई की परीक्षा काफी गंभीर परीक्षा है, पहले प्री होगा फिर मेंस होगा। तो कल के वीडियो में मैं आपसे सिलेबस पर डिस्कस करूंगा, प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस क्या है, मुख्य परीक्षा का सिलेबस क्या है, और उसके बाद बिना समय गंवाए
मैं अपने हिस्से का काम करना शुरू कर दूंगा। प्रारंभिक परीक्षा में जो जीएस सेक्शन होता है उस पर मैं आपके लिए मददगार साबित होने के लिए निरंतर कक्षाएं 1 by 1 आपको देना प्रारंभ करूंगा। आप आज से ही तैयारी शुरू कर दें, फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया निपटा लें और जिन विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम का इंतजार है उनको भी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। बहुत शीघ्र परिणाम आ रहा है और जो विद्यार्थी पहली बार फॉर्म भर रहे हैं वो पूरी गंभीरता से इस प्रक्रिया में लग जाएं और आपका समय कीमती है। आप अपने फॉर्म भरने की प्रक्रिया से बाहर आकर कल से या इसके कुछ दिनों के बाद से परीक्षा योजना पर केंद्रित हो जाएं। आपसे बहुत जल्द फिर मिलते हैं। धन्यवाद।